हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एनालिसिस। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियोस ये एनालिसिस अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो इससे बेनिफिट होंगे, प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। और if you have newly discovered my channel, please do subscribe to the channel, please do that. Okay, let's begin. पहला आर्टिकल जो हम द हिंदू का डिस्कस करेंगे, और हाँ, द हिंदू के सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने के बाद मैं द इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया है, डॉक्टर सी राजा मोहन ने लिखा है। यू मस्ट बी नोइंग दैट ही इज अ सीनियर इंटरनेशनल रियलिस्ट स्कॉलर। तो आप प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा और जरूर सुनिएगा, इट इज अ ब्यूटिफुल एडिटोरियल। ओके, लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे निर्मला सीतारमन ने जस्टिफिकेशन देते हुए लोकसभा में ये कहा है, मॉनसून सेशन आपको पता है चल रहा है, कि जो जीएसटी लिवाइज हैं जो आपने देखा है कर्ड पे, लस्सी पे, वीट पे जो लग गए हैं, वो पुअर हाउस होल्ड को बर्डन नहीं करेंगे। और ये जो डिसीजन लिया गया था, आज जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज इसके खिलाफ हैं, ये सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इनकी सहमति से ही लिया गया था। जून लास्ट वीक जब लखनऊ में एक सेशन हुआ था तब। और देखिए ये क्यों कह रही हैं कि ये पुअर हाउस होल्ड को इम्पैक्ट क्यों नहीं करेगा। पहला तो ये कि जितने भी लोग हैं उनको, मतलब इन्होंने ये जस्टिफिकेशन नहीं दी है यहाँ पे, पर मैं आपको बता देती हूँ कैसे इम्पैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि जो पीडीएस के थ्रू मिलेगा, सब्सिडाइज रेट पे ही उन्हें मिलेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो भी मिलेगा। और दूसरा ये कि जो हमारे नॉर्मल घर होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, वो लोग भी जो खरीदते हैं ऐसे सामान, वो लूज में खरीदते हैं। 85% जो कंज्यूमर्स हैं वो लूज ये सब चीज़ें खरीदते हैं। तो लूज पे तो वैसे भी कोई जीएसटी नहीं है, सिर्फ पैक्ड और लेबल्ड और सील्ड पे ही तो है। तो बस वही है। और पैक्ड और लेबल्ड और सील्ड वाले कैटेगरी में भी 23 kgs आई कुड रिकॉल, उसके ऊपर अगर आपका कोई भी सामान है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। तो दिस इज हाउ शी इज जस्टिफाइंग द recent step. All right, let's move on to the next article. Okay, so before moving on, I think I must discuss a little about GST first. So GST, Goods and Services Tax, the full form, it was introduced through the 101st Constitutional Amendment Act 2016. नाउ इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं कह रही हूँ कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। देखिए, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका भार आप ही पे पड़ेगा। डायरेक्ट बर्डन विल फॉल ऑन यू ओनली। कैसे? आपकी वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी और आप ही की इनकम। तो टैक्स कौन भरेगा? आप ही भरेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, आप ही भरेंगे वेल्थ टैक्स, आप ही भरेंगे इनकम टैक्स। आप किसी और से नहीं ले सकते इस टैक्स को। ठीक है, फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आप पे जो बर्डन है ना इस चीज का, वो इनडायरेक्टली फॉल होगा। मतलब आप अपने टैक्स का भार किसी और पे डाल सकते हैं। कैसे? अब आप मैकडी जाते हैं, एक बर्गर लेते हैं, बर्गर पे आपने देखा होगा जीएसटी, वैट वगैरह ये सब इंक्लूडेड होता है, राइट? तो जब जीएसटी इंक्लूड होता है तो वो क्या कर रहा है, जो मैकडी है वो भरेगा वो सरकार को टैक्स। जीएसटी मैकडी भरता है, आप नहीं भरते। उस बर्गर का टैक्स आप नहीं सरकार को दोगे, देगा मैकडी, लेकिन किससे लेके? आप ही से लेके देगा। सो द इनडायरेक्ट बर्डन विल फॉल ऑन यू ओनली। और आप कह सकते हो वो तो एक बस कलेक्ट कर रहा है जीएसटी आपसे और सरकार को दे देगा, है ना? तो ये सही भी है, जस्टिफाइड भी है कहीं तक, क्योंकि एक कंज्यूमर ही है जो इसका लुफ्त उठाता है। गुड्स एंड सर्विसेज का लुफ्त कौन उठाते हैं? हम ही उठाते हैं, तो हम ही से लेना चाहिए। सो इट इज जस्टिफाइड दैट वे। ऑलराइट, अब फिर एक डिबेट आती है, मैं ये एक एडिशनल डिबेट डिस्कस करना चाहूंगी। बहुत लोग कहते हैं कि मतलब ये जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, मॉन्यूमेंट्स पे स्क्रिबल मत करो क्योंकि ये आप ही के टैक्स से भरा है। हमें बहुत बारी हमारे बड़े भी समझाते हैं कि प्लीज पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना गलत है, क्योंकि आप ही के टैक्स से सरकार बनाती है ये सब कुछ, ये मेट्रो पिलर्स, ये सब कुछ। तो आप क्यों इसको डिस्ट्रॉय करने में लगे रहते हो, कुछ भी लिखाते हो जा जाके। तो फिर कई लोग कहते हैं हम तो टैक्स नहीं भरते, बच्चे कहते हैं हम तो ना टैक्स भरते हैं, पापा आप भरते हो, हम क्या करें, हम तो करेंगे। तो आपको मैं एक बात बता दूं, टैक्स सब भरते हैं। आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, नहीं कर रहे,
टैक्स सब भरते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप एक टॉफी भी लेने जाओगे ना, तो आप प्लीज टॉफी के पीछे देखना, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है। तो आप प्लीज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दैट। आप ही की है वो, आप ही के पैसों से बनी है। ओके, सो अ लिटिल अबाउट जीएसटी काउंसिल इज वेल, सिंस देयर इज अ मेंशन ऑफ इट in this article. So Article 279A of the Indian Constitution states that a GST council is to be formed by the president, और president ने फिर GST council बनाई भी। अब इसका decision making power और functioning क्या है, तो यहाँ पे जो सेंटर है उसके पास 1/3 of the voting power है, और जो सारी states मतलब all states together have 2/3 of the voting power। ओके, और जितने भी डिसीजंस हैं मोस्टली लोग कहते हैं कि कंसेंसस से लिए जाते हैं। यही कहती है ना निर्मला सीतारमण जी भी यही कहती हैं कि डिसीजंस तो जीएसटी काउंसिल में कंसेंसस से लिए जाते हैं। तो कंसेंसस इस जगह क्या डिनोट कर रहा है? एक्चुअल में हर डिसीजन, जब तक हर डिसीजन को 3/4 ऑफ मेजोरिटी से पास नहीं किया जाएगा तब तक वो डिसीजन नहीं लिया जाता। आप 3/4 मेजोरिटी समझिए, बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से आप इसे कंसेंसस ही कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। दिल्ली के अंदर 10 डेंगू केसेस आए हैं, और आपको पता है कि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे डेंगू का हर साल जब भी बारिशें आती हैं तो डेंगू के केसेस आते ही हैं। तो हम थोड़ा सा डेंगू के बारे में जान लेते हैं। सो इट्स अ मस्कीटो बोर्न ट्रॉपिकल डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस, एंड डेंगू वायरस एक्चुअली इज द जीनस फ्लेवीवायरस। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सिंपल टर्म्स में बताती हूँ। पहली बात तो ट्रॉपिकल डिसीज क्या होता है। अगर मैं कह रही हूँ कि ये एक मस्कीटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिसीज है, तो ट्रॉपिकल डिजीजेस वो होती हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं पूरे वर्ल्ड के, जहाँ पे सन रेज बहुत ज़्यादा होती है। आपको तो पता होगा ट्रॉपिकल बेल्ट होती है एक, अगर आप ज्योग्राफी के थोड़ा सा भी जानते हैं ज्योग्राफी के बारे में, तो वहाँ पे जो डिसीजेज होती हैं मोस्टली जो दे आर इंडिजिनस टू दैट पर्टिकुलर एरियाज, तो उन्हें हम ट्रॉपिकल डिजीज कहते हैं। जैसे मलेरिया भी होता है, कॉलरा भी होता है। तो पाकिस्तान में, इंडिया में, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में, कुछ और एशियन कंट्रीज में जैसे इंडोनेशिया में, ये सारी डिजीजेस बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, तो फिर अभी मैंने कहा कि ये एक डेंगू वायरस इसे कॉज करता है, जिसका जीनस होता है फ्लेवी वायरस। अब फ्लेवी वायरस जो है वो बेसिकली एक आरएनए वायरस है, और ये सेम वायरस है जो हेपेटाइटिस या फिर एंसेफेलाइटिस हम देखते हैं, जो बिहार में बहुत ज़्यादा हमने लास्ट टू लास्ट ईयर भी देखा था, बहुत सारे केसेस आए थे। तो ये फ्लेवी वायरस ही कॉज करता है उसको भी। तो जो जीनस है वो सेम है इन सारी डिसीजेस का। और लेकिन ठीक है, वायरस तो कॉज करता है, लेकिन वायरस खुद से तो नहीं जा सकता, उसका कोई ना कोई वेक्टर होना चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए। तो वो जो वेक्टर है बेसिकली वो एक मस्कीटो है इस केस में, डेंगू के केस में, जिसका जीनस है एडीज। और वैसे एडीज इजिप्टाई, मतलब प्रॉपर अगर आप मस्कीटो मेरे से जानना चाहेंगे तो वो इसको स्प्रेड करता है, ट्रांसमिट करता है। अब मैं एक बात बता देती हूँ, वैसे तो आपको पता होगा कि एडीज इजिप्टाई अगर मैं कह रही हूँ तो इस जगह एडीज जो है वो जीनस है, इजिप्टाई क्या है, स्पीशीज। तो एडीज की और बहुत सारी स्पीशीज, सिर्फ इजिप्टाई ही नहीं, बहुत सारी स्पीशीज हैं जो डेंगू मतलब करती हैं। आपको अगर कोई कह दे सिर्फ एडीज इजिप्टाई ही, अगर आपसे कोई बोल दे कि करती है कॉज, नो, इट्स नॉट करेक्ट। many species of एडीज एक्चुअली कॉज डेंगू। और तो सिर्फ स्पेसिफिकली यही नहीं, अब जैसे हम देखें कि कैट है, कैट का जीनस क्या है, फेलिस, और कैट की स्पीशीज क्या है, कैटस, है ना। तो वैसे ही जीनस एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर बड़ी सारी स्पीशीज आती हैं। तो फिर हाँ, जैसे आगे मैंने बताया कि ये जो एडीज इजिप्टाई है वो सिर्फ डेंगू ही कॉज नहीं करता, और भी डिजीजेज हैं जैसे चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका इन्फेक्शन, ये एडीज इजिप्टाई ही कॉज करता है। ठीक है, उसका वेक्टर भी सेम ही है। और अगर हम सिम्टम्स देखें डेंगू के, तो वो है एक बहुत ही सडन हाई फीवर, बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द, जॉइंट या मसल पेन, बॉडी पे रैशेज हो जाना। ठीक है, अब मैं आपसे ना बहुत, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लिसन टू इट, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि डेंगू तो एक मतलब बहुत ही क्लीश वो है, क्यों ही जानना है इसके बारे में। लेकिन आप समझिए कि मैंने ये क्यों उठाया है, क्योंकि कुछ 2 ट्रीटमेंट मेथड्स हैं डेंगू के जो बहुत ही नए बनाए गए हैं। दे आर वेरी न्यू, दे आर वेरी मॉडर्न, and they are on they are running on their pilot basis in many countries right now. So वो ट्रीटमेंट मेथड्स 2 हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। पहला तो रिसेंटली रिसर्चर्स ने
जो वर्ल्ड मस्कीटो प्रोग्राम को बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या किया, इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा डेंगू केसेस मिले थे अभी लास्ट ईयर की बात है। तो फिर जब इंडोनेशिया में बहुत सारे केसेस थे ऐसे, तो उन्होंने क्या किया, इन रिसर्चर्स ने क्या किया, जो वहाँ के जितने भी मस्कीटोज थे ना, उन्हें इन्फेक्ट कर दिया एक बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से? बुल्बेचिया बैक्टीरिया से। तो फिर क्या किया है, जब इस बैक्टीरिया से उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया, इन सारे उन्होंने मस्कीटोज को, जो इन्फेक्टेड मस्कीटोज हैं बैक्टीरिया द्वारा, उन सारे मस्कीटोज को उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस थे उसमें छोड़ दिया, ऐसे मतलब झुंड में छोड़ दिया। फिर उन मस्कीटोज ने फिर लोकल जो वहाँ के मस्कीटोज थे, जो स्पेशली स्प्रेड कर रहे थे ये डिसीज, उनके साथ ब्रीड करना स्टार्ट किया। तो फिर वो भी मतलब समझ रहे हो ना, जेनेटिक मिक्सिंग हो गई। तो फिर देखा गया कि जो डेंगू की केसेस थे उस डिस्ट्रिक्ट में 77% कम हो गए, 77% लोअर इंसिडेंस ऑफ द केसेस इन दैट एरिया। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका था। अब इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि बैक्टीरिया, हाउ इज इट बैक्टीरिया एक्टिंग, व्हाट्स द मैकेनिज्म, ये एक बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है वैसे तो मैं आपको बता सकती हूँ, बट देन यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट। नाउ नेक्स्ट ट्रीटमेंट मेथड इज डेंगू वैक्सीन, जिसका आप नाम जानते होंगे, जिसका नाम है डेंगवैक्सिया। वो डेंगू वैक्सीन पहली दुनिया की डेंगू वैक्सीन है, जिसे यूएसए की यूएसए की आप जानते होंगे एक बॉडी है जिसने रेगुलेटरी नोट दे दिया है। अब ये जो वैक्सीन है, इट इज़ अ लाइव एटेन्यूएटेड वायरस। मतलब ये देखिए वैक्सीन कैसे बनती है, अगर तो आप उसके अंदर एक किल्ड वायरस डाल दें या फिर किल्ड बैक्टीरिया डाल दें, अगर आप बैक्टीरिया का वो बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, तो लेकिन इस केस में वायरस है, तो एक तो किल्ड डाल सकते हैं, एक तो वीकेंड डाल सकते हैं। मतलब वो वायरस जिंदा है लेकिन वीक फॉर्म में है। तो यहाँ पे भी जो डेंगवैक्सिया है वो लाइव है लेकिन वीकेंड फॉर्म में है वायरस। और लेकिन अभी ना ये आप सबको नहीं दे सकते, ये अभी इतनी भी सक्सेसफुल वैक्सीन नहीं है। ये सिर्फ 9 to 16 एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, सिर्फ उन्हें ही दिया जा सकता है। और वो भी बच्चे वो जिनको कभी ना कभी अपनी पास्ट में कभी डेंगू हुआ होता है, या फिर वो जो एंडेमिक एरिया में रहते हैं जहाँ पे डेंगू की केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो सिर्फ उसी केस में। अभी ऐसा यूबिक्विटस इसका नेचर नहीं है, इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन एवरीवन एंड एनीवन। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। आज बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स, बायोलॉजिकल आर्टिकल्स हम देखेंगे, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई फाइंड बायोलॉजी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनली। ऑलराइट, लंपी स्किन डिसीज स्प्रेड्स टू 25,000 बोवाइंस इन राजस्थान। आप देखेंगे कि राजस्थान और गुजरात में भी बहुत ज़्यादा जो कैटल है वहाँ पे, उनमें बहुत ज़्यादा लंपी स्किन डिसीज पाई जा रही है, जिस वजह से 1200 एनिमल्स की तो डेथ भी हो चुकी है। So, the state government, Rajasthan government is actually stepping up the measures taken to control LSD. तो अब हम देखते हैं लंपी स्किन डिसीज एक्चुअल में है क्या। Alright, let's first of all, okay. लंपी स्किन डिसीज एक वायरल डिसीज है जो आपके डोमेस्टिक कैटल, मतलब काउज और बफलोज को, या फिर वाटर बफलोज को अफेक्ट करती है। अब मैंने कहा कि वायरल डिसीज है। अब जो वायरल डिसीज है, वो एक जो वायरस है वो पॉक्स वायरस है। देखिए, पॉक्स वायरस एक क्रूड टर्म है, इसका एक साइंटिफिक टर्म भी है, लेकिन पॉक्स वायरसेस वो होते हैं जो आपके बॉडी पे ब्लिस्टर्स, मतलब बहुत सारे छाले और बहुत सारे, जैसे आपने मंकी पॉक्स में देखा होगा, वैसे ही बहुत सारे उनकी बॉडी पे भी, एनिमल्स की बॉडी पे भी बहुत सारे छाले टाइप हो जाते हैं पूरी बॉडी पे। तो इसीलिए इट इज़ अ पॉक्स वायरस। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखिए, वैसे तो इंक्यूबेशन पीरियड कहीं जगहों पे पढ़ोगे 4 to 18 डेज है, कहीं जगह पे पढ़ोगे कि 6 to 8 डेज है, लेकिन वैसे इसका जो एक यूजुअल इंक्यूबेशन पीरियड है वो 28 डेज हुआ करता था। और अभी हम देख रहे हैं कि जो इसका इंक्यूबेशन है, कहीं केसेस में 6 दिनों में हो जाता है, कहीं केसेस में 8 दिनों में हो जाता है। सो इट्स वेरी वेरी अनडिफाइंड एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो इंक्यूबेशन होता क्या है? पहली बात, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब आपको एक वायरस ने इन्फेक्ट किया, आपकी बॉडी के अंदर घुसा, उस टाइम से लेकर उस टाइम तक जब तक आपकी बॉडी सिम्टम्स दिखाना शुरू ना कर दे, उन दिनों को, उस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ऑलराइट, तो जब नया वैसे आपको पता होगा कि जो लंपी स्किन डिसीज है, ये सबसे पहले एक एपिडेमिक के फॉर्म में जाम्बिया में देखी गई थी। अफ्रीकन नेशन है ये, एक 1929 में। सो इट इज दैट ओल्ड, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया हम कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, नहीं, ये जाम्बिया में इसकी ऑलरेडी प्रेजेंस
थी उस टाइम पे, एपिडेमिक था वहाँ पे 1929 में। और लेकिन जब ऐसा हुआ था तो फिर बहुत सालों तक लोगों को यही लगता था, साइंटिस्ट को भी यही लगता था कि या तो शायद उनको पॉइजन कर दिया था उन कैटल को, तभी उन्होंने ऐसा बहुत सारी बॉडी पे उनके छाले हो गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हम, जैसे हमें भी मच्छर काट जाता है कभी, तो फिर हमारी बॉडी पे थोड़े थोड़े से रैशेज हो जाते हैं, हम उसको अगर थोड़ी खारिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे छाले छाले से हो जाते हैं। तो फिर उनको भी वही लगा शायद इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी द कैटल हैज़ डेवलप्ड टू द इंसेक्ट बाइट। बहुत सारे उनको मच्छर काट रहे हैं, बहुत सारे होंगे उस जगह पे जिस वजह से उनकी बॉडी पे ऐसे रैशेज हो गए हैं। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये जो एक डिसीज़ है, इट इज़ अ न्यू डिजीज़ ऑल टुगेदर। फिर क्या हुआ कि अब हम देखते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करता, ये एनिमल टू एनिमल में ही होता है। अगर एक एनिमल है जिसके ऊपर एक इंसेक्ट जो एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है, एक मस्कीटो या फिर कोई फ्लाई मक्खी, वो उनके ऊपर बैठती है जो इन्फेक्टेड एनिमल है, फिर वही मक्खी जाके या मच्छर जाके किसी और एनिमल पे बैठ जाता है। एनिमल इस जगह मैं कैटल और बफलो को ही रेफर कर रही हूँ, वो बैठ जाता है, फिर वो दूसरे वाले उसको भी इफेक्ट कर दे। सो दिस इज हाउ द ट्रांसमिशन रूट वर्क्स। ऑलराइट, तो इनके सिम्टम्स क्या हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लिस्टर्स ऑन द बॉडी, बहुत ज़्यादा आईज और नोज में से एक फ्लूइड सिक्रीट होने लग पड़ता है, बहुत ज़्यादा तेज बुखार। और फिर क्या होता है कि जब इतना बॉडी उनका पेन में होती है और इतना सब कुछ हो रहा होता है, तो फिर जब एनिमल है ना, actually stops eating and faces problem while chewing or eating the food। ठीक है, मतलब वो खाने का मन नहीं करता, बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। फिर ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत डिक्लाइन हो जाती है। तो इस वजह से बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं जो इनकी कैटल रियरिंग करते हैं, है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर रिपोर्टेड इन कन्नूर। केरला के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पहले कहीं और हुआ था, अब किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। स्वाइन आपको पता है, इट डिनोट्स पिग। ऑलराइट, हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है वो बेसिकली बहुत ही, जैसे अभी हमने देखा कि जो लंपी स्किन डिजीज है, इट इज़ नॉट कंटाजियस एट दैट रेट, लेकिन ये जो स्वाइन फीवर है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, इट इज़ हाईली कंटेजियस, मतलब बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत ज़्यादा, और ये फेटल भी है। मतलब इट कैन कॉज डेथ वेरी इजीली। यू निग्लेक्ट दिस डिजीज एंड यू आर गॉन, मतलब आपका जो एनिमल्स हैं जिन्हें आपने अपने पास पाला हुआ है, वो बहुत जल्दी उनको मतलब अफेक्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर क्या होता है कि जो फीवर भी होता है ना इस केस में, वो बहुत ही हेमोरेजिक होता है, मतलब इट कैन एक्चुअली कॉज इवन ब्रेन फीवर ऑल्सो। और बहुत, ये डोमेस्टिक पिग्स में भी हो सकता है और वाइल्ड पिग्स में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिक पिग्स को ही अफेक्ट कर रहा है। और ये सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था अफ्रीका में, एंड हेंस द नेम अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीका में डिस्कवर किया गया था 1920s में, और इसकी मॉर्टेलिटी इज एक्चुअली क्लोज टू 100%। अगर आपके स्वाइन को हो गया ये, तो मतलब 100% चांसेस हैं कि उनकी डेथ हो सकती है। And since the fever has no cure, so the only solution is to cull the animals। मतलब इसका कोई क्योर अभी तक पता नहीं है, कोई वैक्सीन, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, इसीलिए बस उनको मार दिया जाता है। the animals are culled। तो ये वही, ह्यूमन बीइंग्स को इससे कोई थ्रेट नहीं है, पर एनिमल टू एनिमल स्प्रेड होता है, इसीलिए ताकि और जो है पिग्स हैं वो भी अफेक्ट ना हो जाए, इसीलिए फिर उनकी कलिंग कर देते हैं, विच आई थिंक इज नॉट वेरी गुड। पता नहीं, मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकती, बट इट्स वेरी हर्टफुल। ऑलराइट, नेक्स्ट आर्टिकल, केरला अपोजेस चेंजेस टू MMDR एक्ट। आपको पता होगा कि जो MMDR एक्ट है, जिसकी फुल फॉर्म है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये एक 1957 का एक्ट है, जिसमें 2015 में भी कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, 2016 में भी कुछ अमेंडमेंट्स आई थी। अब उसमें रिसेंटली फिर दोबारा कुछ अमेंडमेंट प्रपोज की गई हैं, जिसके खिलाफ काफ़ी कंट्रीज हैं, स्पेशली केरला है। केरला ने अपनी आवाज़ में, आपको बताती हूँ अभी कि किस तरह की अमेंडमेंट्स है, क्या है। केरला ने क्यों ऐसा किया है, देखिए, जो केरला के पास जो बीच की सैंड है ना, और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो स्पेसिफिकली इंडिया के केरला में पाई जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर होंगे तो आप जानते होंगे, जो मोनाजाइट सैंड है वहाँ की, और वहीं पे थोरियम मिलता है ना। तो थोरियम आपको पता होगा कि एटॉमिक मिनरल है, आपको पता है यूरेनियम के भी वहीं पे मिलता है, रिजर्व्स है वहाँ पे केरला में। So they are specifically very concerned about the recent proposed amendments. Now, what are the amendments proposed by the union government? देखिए, कुछ ऐसा है, वो क्या करना चाहते हैं इन अमेंडमेंट्स के द्वारा,
अभी तक क्या है, जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं ना, और जैसे माइनर मिनरल्स, एटॉमिक मिनरल्स, इनको गवर्न करने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है. सो जी द MMDR Act 1957 डज नॉट अप्लाई टू दीज काइंड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. लेकिन अभी वो क्या करना चाहते हैं, कुछ एटॉमिक मिनरल्स को हटा के उस क्रिटिकल कैटेगरी में से एक दूसरी कैटेगरी में रखना चाहते हैं, जिससे सेंटर भी रेगुलेट कर सकता है. सेंटर सैंक्शन भी दे सकता है किसी प्राइवेट कंपनी को उसको माइन करने के लिए. सेंटर उसको कैसे भी रेगुलेट कर सकता है. ठीक है, तो इसीलिए ये जो है स्टेट काफी ज्यादा अपना कंसर्न व्यक्त कर रही है. बेसिकली 8 ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं, जिसमें से 8 निकाल के, नहीं 8 ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं, 12 ग्रुप ऑफ मिनरल्स में से जिन्हें निकाल के, मतलब 12 में से 8 मिनरल्स को ओमिट कर दिया जाएगा. पार्ट बी में से फर्स्ट शेड्यूल, इस एक्ट का एक शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, जो क्रिटिकल मिनरल्स को डील करता है, जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हमारा सेंसिटिव एरिया है मिनरल्स का. मतलब बहुत क्रिटिकल मिनरल्स जो हमारी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी के लिए, बहुत सारी बायोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए, केमिकल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, उन सारे मिनरल्स से डील करता है फर्स्ट शेड्यूल. और फर्स्ट शेड्यूल का एक है पार्ट बी. अब पार्ट बी में 12 मिनरल्स आते थे, उसमें से अब 8 मिनरल्स निकाल के सेंटर क्या कर रही है, एक पार्ट डी बनाना चाहती है. उस पार्ट डी में उन 8 मिनरल्स को रख देगी ताकि वो स्टेट के उससे सैंक्शन से हट जाए और फिर हम उन्हें रेगुलेट कर पाए. ठीक है, ऐसे कौन से मिनरल्स हैं. और पता है पार्ट डी में और भी जो सिंपल से मिनरल्स होते हैं ना, जैसे कोबाल्ट, निकल, ऐसे और मिनरल्स हैं जिन्हें कोई भी डील कर सकता है, ऑलमोस्ट हर प्राइवेट एंटिटी भी डील कर सकती है. तो उनके साथ उठा के इतने क्रिटिकल मिनरल्स को रख देंगे. ऐसे कौन से मिनरल हैं, ऐसे कौन से 8 मिनरल्स हैं जिन्हें वहां पे रखा जाएगा पार्ट डी में. एक तो बिराइल और अदर बेरिलियम बेयरिंग मिनरल्स हैं. एक लिथियम, लिथियम के जो बेयर करते हैं मिनरल्स, वो रेयर अर्थ मिनरल्स होंगे कुछ कुछ, जैसे यूरेनियम, थोरियम, और जैसे मैंने अभी थोरियम का आपको एग्जाम्पल बताया. फिर होगा नायोबियम, फिर होगा टाइटेनियम, फिर होंगे बहुत सारे ओर्स जैसे इल्मेनाइट, रूटाइल, और फिर होगा टैंटेलियम, फिर जर्कोनियम और बीच सैंड मिनरल्स. तो इसीलिए दे वेरी कंसर्न. आई नो इट वाज वेरी फैक्चुअल, बट यू मस्ट नो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से, ताकि आपको नाम पता हो. और बस यही इसके बारे में आपको और चीज़ एक पता होगी कि जो रिवर सैंड है वो एक माइनर मिनरल है. और बस यही बताना चाहती थी. देखिए मैं आपको एक और बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए, कि इसके अंदर ना क्या है. जैसे मैंने भी बताया, एटॉमिक मिनरल्स को पार्ट बी में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है. अब ये जो 12 ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं जैसे मेंशन है, ये एटॉमिक मिनरल्स हैं. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कभी कि नॉन एटॉमिक मिनरल्स कौन से हैं, तो फिर जितने भी मिनरल्स, ये 12 नहीं है, जितने भी इन 12 को छोड़ के मिनरल्स हैं वो नॉन एटॉमिक मिनरल्स हैं. अब वैसे ही इसमें मेजर मिनरल्स मेंशन नहीं है इस एक्ट में, लेकिन माइनर मिनरल्स मेंशनड है, क्योंकि जो सेंटर है उसका वहां पे कोई वो नहीं है, परव्यू नहीं है उन पे. तो माइनर मिनरल्स मेंशनड है. अब माइनर मिनरल्स मेंशनड है, अब आपसे कोई पूछे कि मेजर मिनरल्स क्या होते हैं, जो भी माइनर मिनरल्स नहीं होते वो मेजर मिनरल्स होते हैं. ठीक है, जैसे क्रोमियम, इट इज अ मेजर मिनरल क्योंकि माइनर मिनरल्स में नहीं मेंशन. सो it is a very simple way of actually learning this thing. Okay, let's move on to an editorial. अच्छा एडिटोरियल है, काफी सिंपल सा, छोटा सा. ओके, हमारे होम मिनिस्टर ने, जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने लास्ट वीक ऐसा मतलब कॉल किया कि इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिसिन को इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए. मतलब उस इंडियन लैंग्वेज में भी पढ़ाने का जो वो इनिशिएट किया जाए, ऐसे बड़े बड़े हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में. ठीक है, तो देखिए ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसका उसका ये भी मोटिव है कि वो इंडियन लैंग्वेजेस में हायर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता है. आपको ये बात पता है. अभी हम ठीक है फटाफट से थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि NEP 2020 क्या है. इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें आई थी, जैसे एमफिल का डिसकंटिन्यू होना, बच्चों पे कम बर्डन डाला जाएगा, जो लर्निंग का प्रोसेस है वो प्लेफुल होगा, इसके कुछ कुछ मेथड लाए गए थे. ठीक है, और ये 30 साल बाद आई थी कोई ऐसी दोबारा एजुकेशनल पॉलिसी. और इस पॉलिसी को प्रिपेयर किया गया था विद द एड ऑफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन लीडरशिप. आपको पता होगा कस्तूरी रंगन कमेटी भी कहते हैं उसको, जिन्होंने ये सब कुछ ड्राफ्ट किया, सारा मैकेनिज्म बताया. और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चीज़ का इस पॉलिसी की चीज़ है वो ये है कि इट रिप्लेसेस द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुलम एंड इट ब्रेक्स डाउन द स्कूल लर्निंग टू द 5+3+3+4 फॉर्मेट. ठीक है, और जो देखिए 5+3+3+4 फॉर्मेट क्या है,
वो ये है कि जो पहले 5 साल होंगे वो फाउंडेशन स्टेज होगी। अब इन 5 सालों में क्या क्या आएगा, जैसे प्ले स्कूल के बाद आ गई नर्सरी, नर्सरी के बाद आ गई केजी, फिर केजी के बाद फर्स्ट और फिर सेकंड। तो ये जो 5 साल है ना, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगी आपको, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो 6 साल की उम्र तक तो परफेक्टली ऑलमोस्ट डेवलप हो जाता है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर एक बच्चे की हो सकती है तो उस स्टेज पे हो सकती है। सो द फाउंडेशन हैज़ टू बी बिल्ट वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो फिर आप देखिए पहले क्या होता था, एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच होती थी कि 10 साल तक एक ही अप्रोच चलेगी, 12 फिर जो 11th और 12th क्लास है उसमें एक अप्रोच चलेगी, लेकिन इट इज़ रॉन्ग। अब 5 साल एक डेडिकेटेड फाउंडेशन को बनाने में दिए जाएंगे, अलग तरीके के पढ़ाने के तरीके होंगे, अलग तरीके के मैकेनिज्म्स होंगे, टूल्स होंगे, पॉलिसीज होंगी जो इस 5 सालों को डिटरमाइन करेंगी। फिर नेक्स्ट 3 इयर्स जो होंगे वो एक प्रेपरेटरी स्टेज होंगे, जो क्लासेस 3rd to 5th आएंगे इसमें। इन प्रेपरेटरी स्टेज में क्या होगा, हायर क्लासेस के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है क्लास 6 to 8, ये होगा मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज क्या होता है, इसमें आप पे बहुत बर्डन नहीं डाला जाएगा, बहुत आपको एग्जामिनेशन उसमें नहीं डाला जाएगा, आपको मिडिल थोड़ा सा, ठीक है, आपकी पढ़ाई बढ़ जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा प्लेफुल उसमें भी मोड में भी रखा जाएगा। फिर आता है सेकेंडरी स्टेज जो 9 to 12 होती है। ओके, इसीलिए जो फॉर्मेट है उसे 5+3+3+4 कहते हैं। और ये देखिए, ये जैसे अभी हम इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं, वैसे एनईपी ने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया है कि जो मदर टंग है या रीजनल लैंग्वेज है या लोकल लैंग्वेज है, उसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा जाए एटलीस्ट टिल ग्रेड 5। 5वीं कक्षा तक तो आप मदर टंग में पढ़ाइए ही पढ़ाइए, तब तक तो पढ़ाना ही है, कोशिश करिए हर जगह पे, लेकिन हो सके प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड, लेकिन हो सके तो 8वीं कक्षा के तक और उसके आगे भी हो सके तो आप कोशिश करिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत कोशिश की जा रही है कि इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। अब देखिए, ये आर्टिकल ये कहता है कि जो रैशनल है मिस्टर शाह की कॉल के पीछे, वो ये है कि जो 95% ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो प्राइमरी एजुकेशन अटेन करते हैं वो अपनी मदर टंग में अटेन करते हैं, है ना। तो इसीलिए उनको हायर स्टडीज़ से पिछड़ ना जाए वो, रीज़न ये है उनका ये कहने का कि हायर स्टडीज़ भी आप इंडियन लैंग्वेज में शुरू कीजिए, ठीक है। और रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसिव स्टेप्स भी लिए गए हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज को अवेलेबल करवाने के लिए इंडियन लैंग्वेजेस में। जैसे AICTE ने क्या किया, जो इंजीनियरिंग कोर्सेज को मतलब रेगुलेट करते हैं, उन्होंने एक अप्रूवल ग्रांट किया था 19 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो 10 स्टेट्स में स्थित हैं उनको, कि जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो 6 इंडियन लैंग्वेजेस में आप शुरू कीजिए, ठीक है। फिर काउंसिल ने एक और मैकेनिज्म डेवलप किया जिसे कहते हैं AICTE ट्रांसलेशन ऑटोमेशन AI टूल। मतलब ये इंग्लिश जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग के, उन्हें 11 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं। वैसे ही आप देखेंगे स्वयं एक ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है, आपको बिल्कुल पता होगा, उस पर बहुत सारे ऑलमोस्ट हर कक्षा के उस पर ऑनलाइन कोर्स प्रेजेंट हैं, हर तरह की पढ़ाई है, BEd तक भी है, BA है, MB है, सब कुछ सारी पढ़ाई उस पर कोर्सेज अवेलेबल है। तो उसने भी बहुत सारे पॉपुलर कोर्सेज हैं जिनको इंडियन लैंग्वेजेस में देना स्टार्ट कर दिया है, but at the same time one should not gloss over the exercise not having yielded results। देखिए, ये आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे पॉइंट आउट करता है कि लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ाने का जो या फिर रीजनल लैंग्वेजेस पे इतना ज़्यादा एम्फोसाइज करने का जो नया वो ट्रेंड है, या फिर जो पहले से ही स्टेट्स हैं जो बहुत एम्फोसाइज करती हैं, वो बहुत रिजल्ट्स यील्ड नहीं कर रहा कहीं कहाँ। इसका रीज़न क्या है, देखिए, जो तमिलनाडु है फॉर इंस्टेंस, the bid to impart engineering education through the Tamil medium has not created any impact despite the principal political players using language as a political tool। जो तमिलनाडु में है, तामिल को बहुत वो करने की, तामिल को ही यूज़ करने की, जैसे आपने देखा होगा 3 लैंग्वेज मॉडल, हिंदू इम्पोजिशन के बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते जो तामिल पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग को उन्होंने तामिल मीडियम में करवाना किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट सही तोड़ना है। आप लॉ में भी देखिए, अब बिफोर यू एक्चुअली बिगेन टू टीच इन इंडियन लैंग्वेजेस इन द लॉ इंस्टीट्यूट, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए जो जुडिशरी है वो भी इंडियन लैंग्वेज में कोर्ट प्रोसीडिंग्स करवाना स्टार्ट करे। आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। हाई कोर्ट में हिंदी भी अलाउड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो ईच एंड
every proceeding has to be conducted in English. Then what? आप इंडियन लैंग्वेज में दियो, अब इंडियन लैंग्वेज में आप पढ़ा दो लॉ को, लेकिन अब कोई बच्चा है जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है लेकिन वो एस्पायर करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करे, फिर उस बच्चे का क्या होगा? वो कहाँ से प्रैक्टिस कर लेगा जब तक कोर्ट की लैंग्वेज चेंज नहीं होगी? तो ऐसे स्टेप्स क्यों नहीं सोचे जा रहे? And while there is no need for haste in making educational materials available in the Indian languages, कोई जल्दी नहीं है कि आप सारे एजुकेशनल मटेरियल्स को इंडियन लैंग्वेज में छापना स्टार्ट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। आप अपनी मेथोडोलॉजी, अपने अप्रोच, सारे पॉलिसी मेकर्स और एजुकेशनिस्ट मिलके बैठिए, सोचिए और फिर आप डिसाइड करिए कि क्या क्या मेजर्स और लेने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें अकम्पनी करनी चाहिए हमारे इस कॉल को। What should be made obvious is that the use of language wherever desirable should be retained, with no aversion shown on the ground that it is a foreign language. सबसे पहली बात जो इस आर्टिकल ने ये कही है कि आप जो इंग्लिश का यूजेज है जो जहाँ जहाँ पे डिजायरेबल है, उसे प्लीज ये कह के कि ये तो एक फॉरेन लैंग्वेज है, नहीं हम हिंदी को प्रमोट करेंगे या कुछ भी कहकर, प्लीज आप ये चीज जल्दीबाजी में ऐसा कोई स्टेप ना करिए। इंग्लिश शुड बी रिटेन्ड एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एट द हायर फोरम, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे जगहें हैं वहाँ पे इंग्लिश में कम्युनिकेशन इज अ मस्ट। आप ठीक है इंडियन लैंग्वेजेस में सारा एजुकेशनल मटेरियल बना देंगे, कल को वो बच्चा जॉब लेने बाहर जाएगा, वो कहेगा नहीं सबसे यू हैव आप देखें, आप एक बार ही प्लीज़ किसी जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करो, आप एक बार ही जाओ naukri.com खोलो, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर जॉब का सबसे पहले होता है द कैंडिडेट शुड बी वेरी फ्लुएंट इन कम्युनिकेशन, वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, वेरी फ्लुएंट इन, आप कंटेंट राइटिंग की जॉब्स करें उसमें सबसे पहले लिखा होता है कि द कैंडिडेट शुड हैव अ कमांड ओवर द कम्युनिकेशन लैंग्वेज, इंग्लिश शुड बी वेरी नाइस, ऐसा ऐसा लिखा होता है, तो फिर वो बच्चे को जॉब कहाँ मिलेगी? It would not be out of place to highlight issues about standards and the quality of teaching. अब आप एक और बात देखिए, इसमें बहुत ही एक important issue highlight किया है, इसीलिए ये आर्टिकल थोड़ा बहुत अच्छा है, छोटा है पर काफ़ी न्यूआंस्ड है, क्योंकि आप ये कहना चाहते हैं ठीक है आप इतने इंडियन लैंग्वेजेस को स्कूल में प्रमोट कह रहे हैं कि करेंगे, लेकिन आप ये तो देखिए गुजराती, हिंदी, तमिल, सारे जो इंडियन लैंग्वेजेस वाले बच्चे हैं जो पब्लिक एग्जामिनेशन में अपनी ही रीजनल लैंग्वेज में फेल हो जाते हैं, लैंग्वेज के पेपर में, जैसे यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, या फिर और भी जितने भी पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं वो अपने हिंदी में फेल हो जाते हैं, गुजराती में फेल हो जाते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं इससे ये नहीं पता चलता कि इंडियन स्कूल्स हैं जहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही हैं वो क्वालिटी नहीं है पढ़ाई में, वहाँ पे मतलब क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स है ही नहीं वहाँ पे, पढ़ाने के ढंग से पढ़ाया तो जा नहीं रहा, आप पहले वो भी तो इंश्योर करो। देयर इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ डिमिनिश्ड एम्प्लॉयबिलिटी, वही जैसे मैंने अपने बताया कि जॉब कैसे मिलेगी अगर रीजनल लैंग्वेज ही सिर्फ आप वो करोगे कि इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो जॉब कैसे मिलेगी? ठीक है रैशनल अच्छा है, कॉज अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है, लेकिन आप कॉन्ड्यूसिव भी तो बनाइए इन्वायरमेंट को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी तो कॉन्ड्यूसिव बनाइए कि ये सक्सेसफुल हो पाए। इफ द गवर्नमेंट इज सीरियस इन टेकिंग फॉरवर्ड इट्स स्टेटेड पोजीशन of creating higher education access to certain sections, it should dispassionately study the advantages and disadvantages. All right, let's move on to the नेक्स्ट आर्टिकल। अभी देखिए ये आर्टिकल हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि कल ये शायद थोड़ा डिटेल में आएगा, कल परसों तरसों, क्योंकि 4 दिन की विजिट पे जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सोली वो आए हैं, इब्राहिम सोली वो आए हैं इंडिया में, मोदी जी से भी मिलेंगे, वो मुंबई में भी रहेंगे कुछ दिन हमारे बायलेटरल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो चीज़ें जो अग्रीमेंट साइन होंगी, जितना भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह जो भी होगा वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक बिल लाया गया है लोकसभा में, it is brought to actually एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल जो कन्वर्ट करना चाहता है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट NRTI जो एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है उसको एक गति शक्ति विश्वविद्यालय जो एक सेंट्रल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी होगी उसमें। ठीक है, अब देखिए अभी तक जो था ये सिर्फ रेलवे सेक्टर को, जो ये NRTI था सिर्फ रेलवे सेक्टर को अवेल करता था, मतलब सिर्फ उसी में एजुकेशन उसी में ही सारे वो, लेकिन अब जो ये गति शक्ति विद्यालय होगा ये पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे हायर एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफर करना स्टार्ट करेगा, जैसे यहाँ पे शायद लिखा भी है एंटायर ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड सपोर्ट ग्रोथ इन मॉडर्नाइजेशन इन द फील्ड।
और राइट, जैसे ये बताया यहाँ पे मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्रीज भी ट्रांसपोर्टेशन में देने स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, सबसे बड़ा पॉइंट जो धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ पे लिखा है। पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी क्या होती है। देखिए, डीम टू बी यूनिवर्सिटी ना तो प्राइवेट होती है, ना ही फुली ये गवर्नमेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसे यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रिकॉग्नाइज तो करती है, मतलब जो ओवरऑल परव्यू है वो यूजीसी करेगी इस यूनिवर्सिटी का। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है वो खुद में केपेबल होती है कि खुद के नाम पे डिग्री इशू कर सकती है अपने बच्चों को, खुद ही का सिलेबस डिटरमाइन कर सकती है, कोर्स कितने टाइम चलेगा वो डिटरमाइन कर सकती है, फीस कितनी ले जाएगी ये डिटरमाइन कर सकती है। तो यूजीसी क्योंकि इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं ये पार्शियल गवर्नमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी भी रिटेन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेट भी हो जाती है। सो इट्स डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ऑलराइट, बट नाउ इट विल बी कंप्लीटली सेंट्रल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी। अब एक चीज़ और जो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी ने मेंशन की है वो ये है कि ये जो गति शक्ति विद्यालय सबसे बड़ा इशू जो एड्रेस करेगा वो ये है ब्रेन ड्रेन का। आपको पता होगा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं और भी बहुत सारे ऐसी जो ट्रांसपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड यहाँ के बच्चे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई स्कोप नहीं है इंडिया में, क्योंकि हायर एजुकेशन भी नहीं है, जॉब प्लेसमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ब्रेन ड्रेन को वो कर्ब करने की कोशिश करेगा। हमारे यहाँ के बच्चे यहीं पे पढ़ेंगे, यहीं उनकी जॉब लगेगी, हायर एजुकेशन भी यहीं अटेन करेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उनको, और हमारा देश ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बन जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सस्पेंशन ऑफ कांग्रेस एमपीज रिवोक्ड। आपको पता होगा 4 कांग्रेस के एमपीज की सस्पेंशन को रिवोक कर दिया गया है कि बस ये बोल के मैंने कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था, द हिंदू में ही आया था, जो पार्लियामेंट की डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर था। आप प्लीज़ उसे जाके रेफर कीजिए अगर आपने नहीं सुना तो उसमें भी मैंने यही डिस्कस किया कि आई थिंक 27 एमपीज हैं जो अभी तक मानसून सेशन में जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें से 4 का रिवोक कर दिया हमारे स्पीकर ओम बिरला जी ने। तो उनको सिर्फ सस्पेंड इसलिए किया था क्योंकि वो प्लेकार्ड्स लेके हाउस में घुस गए थे कि हम जीएसटी का बढ़ने नहीं देंगे, जीएसटी को एसेंशियल आइटम से हटाइए, ऐसा ऐसा कुछ लिख के। तो इसलिए उनको कह दिया था कि ठीक है, आपके हम सस्पेंशन तो रिवोक कर रहे हैं, पर आप प्लीज़ ये अब दोबारा लेके मत आ जाना अपने जो लेके बैठे रहते हो आप। तो बस यही कहा है और तो कुछ नहीं। इंडिया शेयर्स कंसर्न ओवर चाइनीज शिप। देखिए, इंडिया ने बिल्कुल रेज कर दिया है अपने इशू को। आपको पता होगा कि चाइना के हम्बनटोटा पोर्ट में अब जो नहीं सॉरी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में चाइनीज एक शिप है जो सैटेलाइट और स्पेस ट्रैकिंग शिप है, वो आके वहाँ पे रीफ्यूलिंग के लिए रुकी है। तो पहले तो श्रीलंका के डिफेंस मिनिस्टर कहा नहीं हमें तो नहीं पता कि कोई भी ऐसी शिप आने वाली है चाइना की, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमें तो इन्फॉर्म भी नहीं किया गया ऐसा। लेकिन फिर उसी डिफेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट भी कर लिया, हाँ हमारे हम्बनटोटा पोर्ट में आई है चाइना की शिप। तो इंडिया ने पहले तो बोला था वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, वी आर क्लोजली वॉचिंग एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग देयर, बट नाउ दैट the ship is there and everyone has accepted that okay it is here। तो इंडिया ने सबसे हाईएस्ट लेवल पे अपना ग्रीवेंस को रखा है, मतलब प्रेसिडेंट लेवल। रणिल विक्रम सिंह जी हैं जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट, हमारी इंडियन डेलीगेशन ने उन तक ये बोला है कि वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। हम अपने आसपास में, हम बहुत स्ट्रेटेजिक इशू है चाइना का जो इनरोड्स वो हमारे नेबर्स में ले रहा है, इट इज वेरी स्ट्रेटेजिक इशू टू अस, राइट। सो वी हैव एक्चुअली रेज्ड द इशू विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट, ऑलराइट। Rajya Sabha passes 2 bills amid stir over arrest of संजय राउत। ओके, संजय राउत आपको पता है कि उनको ईडी की 3 दिन की कस्टडी में रखा गया है। कहाँ के? ये शिवसेना के एमपी हैं, और ये आप पता होगा कि पीएमएलए और ईडी पे बहुत ही बातचीत चल रही है। आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी 31 जुलाई 2022 की वीडियो जाके देखें। फर्स्ट 27 मिनट्स आप 1.5 की स्पीड पे देख लीजिए, पर ज़रूर देखिए, क्योंकि आपने चाहे 50 आर्टिकल पढ़े हों, 50 एडिटोरियल पढ़े हों इसके एनालिसिस पे, डॉक्टर प्रताप भानु मेहता ने भी लिखा, एनके सिंह ने भी लिखा, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन सब एक एनालिसिस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में किन ग्राउंड्स पे अपनी वर्डिक्ट को वैलिडेट किया है कि बेल नहीं मिल सकती तो क्यों नहीं मिल सकती, कि ईडी को एक स्पेशल पावर्स हैं तो क्यों हैं, वो क्या बोला उन्होंने, हम क्यों अलाउ कर रहे हैं, ये उस वीडियो में मैंने सब कुछ समझाया है। आई हैव रियली डन इट वेरी नाइसली, प्लीज गो एंड विजिट, यू विल एक्चुअली फील दैट इट्स वर्थ इट। ठीक है, तो हम देखते हैं संजय राउत का ये पूरा बोलबाल चलते हैं, बहुत सारी प्रोटेस्ट हो रही है दोबारा से पार्लियामेंट में। तो ये प्रोटेस्ट चलती रही, लेकिन इन प्रोटेस्ट के दौरान क्या हुआ कि 2 बिल्स पास कर दिए गवर्नमेंट ने। पहला बिल है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल, और दूसरा बिल है इंडियन अंटार्कटिक बिल, ऑलराइट।
तो मैं ये दोनों ही बिल्स डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑलराइट, जो पहला बिल है इंडिया अंटार्कटिक बिल 2022। देखिए, जो एक अंटार्कटिक ट्रीटी है जिसे साइन के लिए लाया गया था 1951 में, जिसका इट केम इनटू फोर्स इन 1961। तो इसने अपनी जितनी भी साइनिंग कंट्रीज हैं उनको मैंडेट किया है कि आप अपनी कंट्रीज में कुछ स्पेसिफिक लॉज लाइए जो आपके स्टेशन जितने भी, जिस हर कंट्री का एक स्टेशन है, हमारा भी एक अंटार्कटिका में स्टेशन है, हम जितने भी आपके स्टेशन वाला जितने एरिया में बसा हुआ है वहाँ पे आप कुछ भी इलीगल एक्टिविटी, आपको मैं बताती हूँ ये कौन सी एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करती है ये ट्रीटी, उस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें। आप अपनी अपनी कंट्री में ऐसे लॉ लेके आइए। तो उसी के चलते हम ये बिल भी लेके आए हैं और इंडिया ने अंटार्कटिक ट्रीटी को साइन किया था 1983 में। अब देखिए, ये अंटार्कटिक ट्रीटी जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे क्यों लाया गया था? क्योंकि इसका एम ये था कि वो अंटार्कटिक एरिया को डीमिलिटराइज कर दे, मतलब वहाँ पे कोई वेपन्स, कोई भी कोई भी मिलिट्री सेटअप, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इट विल बी अ वेरी पीसफुल रीजन और इसको एक एस्टैब्लिश किया जाए एक ऐसे जोन की तरह विच विल बी फ्री ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। वहाँ पे किसी तरह का कोई न्यूक्लियर टेस्ट कभी भी कंडक्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का ओशन में वहाँ के रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पर्स नहीं किया जाएगा और पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा, साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा। जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, नई डिस्कवरीज, नई चीज़ें अनरावल करना, अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा। और साइंटिफिक जो इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी है वो अंटार्कटिका में ताकि कॉपरेट कर पाए और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को लेके वो सारे साइड पे रख के अंटार्कटिका को एक सब ग्लोबली कॉपरेट करें वहाँ पे, ठीक है। और जो बिल अब हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि हम एक साइनिंग कंट्री हैं, तो जो बिल लेके आए हैं उसके कुछ की फीचर्स हैं। हम देख लेते हैं कि इस बिल के क्या की फीचर्स हैं। पहली बात तो ये कि ये हर उस पर्सन पे अप्लाई करेगा, चाहे फॉरेनर्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, फर्म्स हैं, हमारे यहाँ के सिटीजन्स हैं, कोई भी वेसल है हमारा, कोई भी एयरक्राफ्ट है, कोई शिप है जो वहाँ पे अंटार्कटिका में है, तो उस हर इंसान पे, उस हर एंटिटी पे ये बिल के जितने भी प्रोविजंस हैं वो अप्लाई करेंगे। कोई भी इंडियन एक्सपीडिशन वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च भी करने गया है, उस पर भी ये बिल के फीचर्स अप्लाई करेंगे। तो अब ऐसा कौन से फीचर्स हैं? देखिए, ये एक सेंट्रल कमेटी बनाने के लिए बोलता है ये बिल। उस सेंट्रल कमेटी में 10 मेंबर होंगे और ये 10 मेंबर कहाँ से होंगे? बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो हमारी गवर्नमेंट की है उसमें से नॉमिनेट किए जाएंगे। फिर 2 एक्सपर्ट्स भी होंगे। 2 एक्सपर्ट्स कौन होंगे? जो अंटार्कटिक में अपना स्पेशलाइज्ड है, अपनी उनकी जो स्टडी है वो स्पेशलाइज्ड है अंटार्कटिक स्टडीज में। फिर एक चेयरमैन होगा। अब ये चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन होगा सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ओके, आपको ये चीज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए कि जो चेयरमैन है वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस होंगे। अब ये जो सेंट्रल कमेटी है ये परमिट्स देगी हर इंडियन एक्सपेडिशन को, या फिर अगर कोई प्राइवेट एक्सपेडिशन भी जाती है उनको परमिट्स देगी ये सेंट्रल कमेटी। और ये परमिट सिर्फ तभी देगी जब एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कर लेगी और ये जब तक ये इंश्योर ना कर ले कि जो भी एक्सपेडिशन वहाँ पे जा रही है उसका वेस्ट मैनेजमेंट प्लान रेडी है। आप वेस्ट जितना वहाँ पे अगर आपकी वजह से हुआ उसको कैसे आपने रेगुलेट करना ये भी आप बता के जाओगे, ठीक है। अब ये जो बिल है ये कुछ एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करता है, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते आप, जैसे मैंने बताया रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज नहीं कर सकते वहाँ पे, और आप वहाँ पे नॉन स्टेराइल सॉइल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एक और चीज़ है इस बिल में, वो ये है कि अगर आपने बाई चांस वहाँ पे आप एक प्राइवेट एक्सपेडिशन को हमारी सरकार ने अलाउ कर दिया, ठीक है, आप जाइए, लेकिन फिर उसके बाद आपने वहाँ जाके एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिया, एक कंडक्ट कर लिया, फिर आपको 20 साल की सज़ा होगी कम से कम, और इनफैक्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और फाइन तो कम से कम होगा ₹50 करोड़ का। और अगर आप बाई चांस वहाँ जाके कोई एक्सपेडिशन, कोई साइंटिफिक एक्सपेडिशन, कोई नॉन नेटिव एनिमल जो वहाँ पे बिल्कुल वहाँ का नहीं है, वहाँ से नेटिव नहीं है उस एरिया से, आप कोई वैसा एनिमल या कोई ऐसा प्लांट वहाँ पे जाके इंट्रोड्यूस कर देते हो, या फिर आप कोई भी मिनरल को वहाँ पे ड्रिल करना शुरू कर देते हो विदाउट परमिशन, तो आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10 से 50 लाख तक का आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अमिड चाइना वार्निंग्स, ठीक है। अब हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि शायद नैन्सी पेलोसी जो यूएसए की हाउस की स्पीकर हैं वो शायद ताइवान विजिट करने वाली थी, ऐसा कल उन्होंने फिर कहा कि
हम 4 एशियन कंट्रीज हमारी डेलीगेशन जाएगी जो कांग्रेशनल डेलीगेशन है, लेकिन उसमें ताइवान का कोई मेंशन नहीं था। लेकिन अब ताइवान के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं ट्यूसडे को तो नैन्सी पेलोसी जी आने वाली हैं यहाँ पे। सो नाउ चाइना इज अगेन वेरी फ्यूरियस। देखिए चाइना एक वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है और सबको, हर कंट्री को ये कहता है कि आप भी यही फॉलो कीजिए, जिसमें वन चाइना में आता है तिब्बत भी, जिनजियांग रीजन भी आता है, अक्साई चीन रीजन भी आता है, उसी में हांगकांग भी आता है। जैसे नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाए तो उन्होंने बोल दिया इट इज़ आवर इंटीग्रल पार्ट एंड हाउ डेयर द इंटरनेशनल कम्युनिटी इवन इंटरफेयर। और फिर उसके अंदर ही आता है ताइवान भी चाइना का ही एक इंटीग्रल पार्ट है उनकी वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से। तो अब वो चाइना यही कह रहा है अगर बाई चांस नैन्सी पेलोसी यहाँ पे आ गई तो हमारी मिलिट्री चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने तो वैसे ही बोल दिया है कि वॉर इज एन ऑप्शन फॉर अस टू एक्वायर एंड टू इंटीग्रेट Taiwan, the self-ruled island, into our country. Okay, first ship of Ukrainian grain leaves Odessa port. आपको पता होगा कि यूएन ने मीडिएट किया था टर्की के साथ मिलके एक ग्रेन डील को यूक्रेन और रशिया के बीच में, जिसमें रशिया ने ठीक है बोल दिया था कि हम जो ब्लॉकेट की हुई है हमने ब्लैक सी की वो हम रोक देंगे ताकि जो यूक्रेन है वो अपना फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट कर सके बाकी कंट्रीज में। आपको पता होगा इजिप्ट तो अपना अराउंड 50% जो ग्रेन एक्सपोर्ट है वो यूक्रेन से ही लेता था। बहुत सारी और कंट्रीज हैं जो दे वेरी बैडली हिट, फूड सिक्योरिटी सिचुएशन उनकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसलिए हमने कल एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था जिसमें निर्मला सीतारमन जी ने, जैसे आपको पता होगा G20 की एक समिट पे जो इंडोनेशिया बाली में हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें अलाउ किया जाना चाहिए क्योंकि एक फूड सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत बैडली हिट है, तो हम अपने जो वीट ग्रेन्स हैं जो हमने MSP पे लिए हुए हमें अलाउ कर दीजिए अगर WTO हमें अलाउ करता है कि हम ऐसी कंट्रीज को बेच सकें। तो इस पर हमने कल एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी बहुत एक अच्छा एडिटोरियल है, आप कल की वीडियो जाके देख सकते हैं। ओके, अब ईरान ने ये कहा है कि हमारे पास तरीके हैं, वी हैव द मीन्स, वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव द कैपेबिलिटी टू मेक एटॉमिक बॉम्ब्स, वी हैव द कैपेबिलिटी टू डू एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, पर हमारा कोई इरादा नहीं है, वी हैव नो इंटेंशन। इससे ये पता चलता है कि ठीक है भले ही जो न्यूक्लियर डील है वो अभी उनकी टॉक्स सक्सेसफुल स्टेज पे नहीं है, पर एटलीस्ट ईरान अपनी बता रहा है कि हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, आप बिल्कुल घबराइए मत। Okay, now this is an editorial in Indian Express and it is a very beautiful editorial as I was talking about it. और ये डॉक्टर सी राजा मोहन ने लिखा है A fresh start at 75। अब आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ही इंडिपेंडेंस को 75 ईयर्स हो गए हैं। जैसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, उनके भी 75 ईयर्स ही हुए हैं आज़ादी को, वो तो हमसे एक दिन पहले आज़ाद हो गए थे। तो अब उन्होंने बस यही कहा है कि कुछ पाकिस्तान को बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है ताकि वो बिल्कुल लेफ्ट आउट ना रह जाए पूरे वर्ल्ड में। तो अपने आप इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद कुछ सीखिए। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या बोला है, हम थोड़ी जल्दी डिस्कस करते हैं ताकि जो वीडियो है वो बहुत लंबी ना हो जाए। As India and Pakistan celebrate the 70 okay, before discussing that मैं एक चीज़ भूल गई, वो ये थी कि weapons of mass destruction वाला जो बिल था वो मैंने डिस्कस नहीं किया। सबसे पहले तो weapons of mass destruction होता क्या है। देखिए कोई भी ऐसे weapons जिनमें इतनी capability है कि जब उन्हें यूज़ किया जाए, डिप्लॉय किया जाए या उनसे अटैक किया जाए तो जो डेथ और डिस्ट्रक्शन उसकी वजह से होगी वो एक मैसिव स्केल पे होगी, मतलब पूरा का पूरा एरिया बर्बाद, बहुत ही हाई नंबर ऑफ डेथ्स। और मॉडर्न टर्म्स में मतलब जो मॉडर्न वेपन्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं WMD के रूप में, वो NBC वेपन्स हैं, मतलब न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स। जैसे अगर आपने न्यूक्लियर देखा होगा तो हिरोशिमा एंड नागासाकी अटैक जो जापान में हुआ था वो। अब ये जो बिल लाया जा रहा है बेसिकली ये एक मॉडिफिकेशन है एक 2005 के ही एक्ट का, ठीक है। क्योंकि देखिए वो भी जो एक्ट था वो भी कंट्रोल करता था एक्सपोर्ट ऑफ सच मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज इन रिलेशन टू द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और कोई भी डिलीवरी सिस्टम इन सब का एक्सपोर्ट कोऑर्डिनेशन जो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में ऐसे एंटिटीज कर रही थी उनको रोकता था, उसके एक्सपोर्ट को रोकता था। पर वो जो एक्ट था वो बस एक चीज़ नहीं करता था, वो एक चीज़ पे मिस ऑन कर रहा था, वो ये था कि ऐसी प्रोलिफरेशन को, मतलब अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो उसको एक्सपोर्ट करने में कुछ पैसा भी तो लगेगा, वो कोऑर्डिनेट करने में कुछ पैसा भी तो लगेगा, तो उस फिनेंसिंग को, और कहीं से मैं मंगवा रही हूँ तो उसको खरीदने भी तो पैसा लगेगा, उस फिनेंसिंग को रोकने के लिए, फिनेंशियल एस्पेक्ट को लेके आने के लिए एक्ट में ये अमेंडमेंट लाई जा रही है कि अगर बाई चांस पता चल गया कि कोई भी एंटिटी इस तरह के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को किसी इंसान को भी पैसे लेके दे रही है तो फिर सेंटर को इतनी पावर
पावर है कि वो उस फंड को फ्रीज कर सकती है, सीज यानी जब्त कर सकती है, या फिर उन फंड्स को अटैच कर सकती है उन पे केस दर्ज करके। ठीक है, तो अब हम ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं फटाफट। एज इंडिया एंड पाकिस्तान सेलिब्रेट, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाँ बस इन्होंने यही बोला कि दोनों ही अब जब 75 ईयर्स अपने पूरे करेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों को याद आएगा कि पार्टीशन के टाइम पे कितने ही ज़्यादा हॉरिफिक इंसिडेंसेस हुए थे, कितना ही ज़्यादा पेनफुल था हमारा पार्टीशन, है ना। और ये एक एप्रोप्रिएट टाइम है कि हम हमारी जो अनफॉर्चुनेट स्टेट है बायलैटरल रिलेशंस की उसको रीलुक करें, उसको एक फ्रेश तरीके से देखें और उसको एक नए इनिशिएटिव्स के साथ बूस्ट करें। तो देखिए, अब सी राजा मोहन ये कहते हैं, जो दिल्ली है मतलब इंडिया है, हम इंटरनेशनल टर्म्स में हर उसकी कैपिटल को डिनोट करते हैं, जैसे इंडिया इज दिल्ली, ठीक है, चाइना इज बीजिंग, तभी हम इसको ऐसे रेफर करते हैं। तो अब ये कहना चाहते हैं दिल्ली है, यहाँ पे तो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है मोदी जी के अंडर, ठीक है, तो उनके पास काफ़ी कंसिडरेबल फ्रीडम है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एक्शन की, लेकिन इस्लामाबाद के केस में तो ऐसा नहीं है, उनके पास तो फ्रीडम नहीं है ना वहाँ की सरकार के पास, क्योंकि वो तो एक डीप स्टेट वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उनको तो हर चीज़ पहले मिलिट्री से, अपनी आर्मी से वो करवानी पड़ती है अप्रूव के, ठीक है हम ये लॉ लेके आ रहे हैं, आप सहमत है कि नहीं। तो उनके पास तो पॉलिटिकल फ्रीडम है ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं होती। इट इज़ नॉट क्लियर हाउ लॉन्ग द करंट गवर्नमेंट, और ऊपर से पाकिस्तान में ये भी क्लियर नहीं है कि जो अब नए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जो है शहबाज शरीफ, वो कितने टाइम तक रुकेंगे। आपको तो पता है कितनी प्रोटेस्ट चल रही है वहाँ पे उनके खिलाफ। जो इमरान खान है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनको तो इतना पॉपुलर सपोर्ट मिल रहा है, आप देखिए पाकिस्तान के जितने एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सारे वो इमरान खान की फोटोज शेयर करते हैं कि वी सपोर्ट यू एंड वी आर अगेंस्ट दिस अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट ऑफ शहबाज शरीफ। तो ये भी बहुत कुछ चल रहा है। तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का तो वैसे ही पता नहीं आज है कल नहीं है, नॉट इट इज सर्टन। और ये भी नहीं पता कि जो अगर इलेक्शन बुला दिए गए तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा और वो स्टेबिलिटी पाकिस्तान में ला पाएंगे या फिर नहीं। अब जो यंग फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, बिलावल जरदारी भुट्टो, उन्होंने अभी पीछे एक स्टेटमेंट दी थी एक समिट के दौरान, फिर उन्होंने एक मीडिया को स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, उनको इंडिया के साथ रहना सीखना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, यहाँ पे लिखा है जैसे। बट ही वॉज फ्रैंक, लेकिन वो इस चीज़ को भी अफर्म करने में बिल्कुल फ्रैंक था कि पाकिस्तान की जो करंट पोजीशन है, ठीक है हम इंडिया के साथ जीना सीखना चाहिए हमें, लेकिन हमारी जो करंट पोजीशन है वो तब तक चेंज नहीं हो सकती। और हमारे बीच रिश्तों में सबसे बड़ी दरार वो है जो अभी रिसेंटली 2019 में इंडिया ने आर्टिकल 370 को स्ट्राइक डाउन कर दिया कश्मीर में, राइट। तो जब तक वो स्टैंड नहीं हो सकता इंडिया का चेंज, तब तक हमारी तरफ से भी बहुत ही मुश्किल है अपने स्टैंड को चेंज करना। आउस्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि काफ़ी इमरान खान को सपोर्ट मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लेवल पे, और इनफैक्ट उनके जो अभी बाईपोल्स हुए पंजाब असेंबली में, वहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट जो वो है पार्टी है, सारे उनके मेंबर्स इलेक्ट हुए, तो दे एक्चुअली स्वेप्ट द बाईपोल्स। इट इज़ वन थिंग दैट इमरान गो all out against his civilian rivals, but entirely another to confront the army chief and the so-called deep state. Imran has encouraged his supporters. और राइट, देखिए इमरान खान की जो सरकार है अपने टाइम पे भी वो बहुत बार बोलती रही कि आर्मी मुझे फंक्शन नहीं करने दे रही। इनफैक्ट सबको पता है कि आर्मी के द्वारा ही इमरान खान को भी हटाया गया है। अब इमरान खान, ठीक है, वो ये बोलते रहे कि जो प्रेजेंट शहबाज शरीफ की सरकार है वो सही नहीं है, प्रोटेस्ट तो शहबाज शरीफ के हो रहा है ना, ठीक है, कुछ लोग जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो कमार बाजवा जो है उनके आर्मी चीफ हैं जो वहाँ के पाकिस्तान के, उनके अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं उनके सपोर्टर्स बीच बीच में, लेकिन अभी तक आर्मी से कोई पुशबैक नहीं आया, आर्मी कुछ भी नहीं कह रही इमरान खान को। आर्मी बेसिकली आप देखेंगे तो दो कैपिटल हैं पाकिस्तान की, ऐसा कहा जाता है, एक रावलपिंडी जहाँ पे आर्मी है, एक इस्लामाबाद जहाँ पे सरकार होती है, उनकी गवर्नमेंट होती है। तो रावलपिंडी से अभी तक कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया, जो इतने ज़्यादा उनके अगेंस्ट बोल देते हैं इमरान खान के सपोर्टर्स कभी कभी, क्योंकि ये स्पेकुलेशन है कि शायद आर्मी इस्टेब्लिश में खुद ही कहीं डिविजन्स चल रही हैं, क्योंकि जो बाजवा जी हैं उनका टर्म खत्म होने वाला है नवंबर में, ही इज़ गोइंग टू रिटायर इन नवंबर, तो अभी उनका सक्सेशन होगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा तो ये नहीं पता। और इनफैक्ट कुछ आर्मी के जो रिटायर्ड पर्सोनल हैं उन्होंने ओपनली इमरान खान को भी बैक किया है, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि उनको आर्मी के कई बंदों ने
क्यों मिलके निकलवा दिया, ठीक है। फ्रॉम अ डिस्टेंस एटलीस्ट रावलपिंडी नो लॉन्गर सीम्स टू, अब देखिए एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं जहाँ तक हमें लगता है, जितना हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं, वो ये है कि रावलपिंडी यानी कि आर्मी का जितना दबदबा पहले हुआ करता था, जितनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी वो पाकिस्तान पे पहले हुआ करती थी, अब उतनी नहीं है पहले के मुकाबले तो। एंड दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग, इसमें कुछ हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इतने साल जब आर्मी का एक इतना अनडेमोक्रेटिक रूल था, जब ठीक है आप जब कह रहे थे कि हम ऑर्डर के लिए एक अथॉरिटेटिव रूल लेके आए हैं, तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर देते, कंपिटेंट गवर्नेंस तो लोगों को वहाँ के प्रोवाइड कर देते, वहाँ के लोग ही परेशान हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कहीं वहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो कहीं पे जाते हैं, जब एयरपोर्ट से ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो फिर उनके साथ बहुत ज़्यादा हरासमेंट होती है बाकी कंट्रीज़ में कि आप पाकिस्तान से हैं, आप ब्लैक लिस्टेड हैं, ये है वो, बहुत सारी। इनफैक्ट न्यूयॉर्क में तो एक स्पेशल वो वहाँ पे रोक लेते हैं उनको। सो दे नॉट रियली वेरी हैप्पी, वहाँ के लोग तो कहीं ना कहीं हरास्ड हैं इस वजह से। जो मिलिट्री ने इतने सालों में ना इकोनॉमी दी उनको, ना ही एक सही से इज्जत दिलवा पाए, सो they're really not happy with that. Meanwhile, the army's experiments with religious experiments at home and jihad abroad have seen Pakistan, वही जो मैंने आपको अभी बताया कि अपने वहाँ तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आर्मी ने सपोर्ट किया ही किया, और जिहाद जो आपको पता होगा, जो कश्मीर में उन्होंने इंसर्जेंसी जो अपने मिलिटेंट्स भेज के, देखिए वो एक दूसरी वॉर का तरीका होता है। जब आप सीधी वॉर में हार जाते हो ना, तो फिर अब इनडायरेक्ट वॉर करनी शुरू कर देते हो, जो पाकिस्तान ने हमारी कश्मीर में करना स्टार्ट किया। ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। आप कहीं ना कहीं उसमें भी फेल ही हो गए, क्योंकि कश्मीर इंडिया ने तो नहीं दी, है ना। Certainly Kashmir has bled very badly, but it hasn't shaken its loose from India, right? पाकिस्तान which could easily mobilize international support, अब वही पाकिस्तान जो 1990s में, जब आपने देखा होगा वहाँ पे काफ़ी 1990s आपको पता होगा काफ़ी बुरा हुआ था कश्मीर में, तो उस टाइम पे जब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम पे बहुत सपोर्ट मिला था कि हाँ पाकिस्तान का कश्मीर इशू वाला सही है और इंडिया कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन आज वही पाकिस्तान है जो अपनी साइड पे सिर्फ 2 कंट्रीज़ को काउंट कर सकता है, एक चाइना एक टर्की, द यूएस एंड द वेस्ट। और वही यूएस जो एक टाइम पे पाकिस्तान सदर्न एशिया का सबसे बड़ा अपना फ्रेंड पाकिस्तान को मानते थे, आज वही इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करते हैं। गल्फ कंट्रीज जो पहले हुआ करती थी रिलीजियस सॉलिडारिटी के नाम पे इनके साथ होती थी, अब वो दिल्ली को अपना वैल्यूएबल पार्टनर मानते हैं। आप देखिए यूएई वगैरह सारे ये जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, दे हैव सो गुड रिलेशंस विद इंडिया एंड दे हैविंग इट, है ना। प्रोलॉन्ग्ड जो निगलेक्ट है इकोनॉमी का, और जो एक अलग लेवल का इनका ऑब्सेशन है जियो पॉलिटिक्स से, वो इस्लामाबाद को इट हैज़ रियली कॉस्ट वेरी डियरली। पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ इन अ डीप क्राइसिस ऑब्वियसली, क्योंकि इन्होंने आईएमएफ से अब 23rd टाइम इन्होंने अपनी आज़ादी से लेके अभी तक 23 बार ये आईएमएफ का बेल आउट पैकेज मांग चुके हैं। और इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा कि वही बांग्लादेश जो इनसे अलग हुआ है, बांग्लादेश की इकोनॉमी इनसे $100 बिलियन ज़्यादा है 2022 में आज। So it is, what can be worse than this? Pakistan's relative decline in the region is only a part of the problem. देखिए एक साउथ एशिया के रीजन में इनका डिक्लाइन होना इंटरनेशनल फोरम पे, ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, ये तो एक पार्ट है प्रॉब्लम का। आप देखिए जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है वो जिस गति से चेंज हो रहा है, जैसे जिस लेवल का यूएसए और चाइना में जो कॉन्फ्रंटेशन है, यूएसए और रशिया में जो कॉन्फ्रंटेशन है, तो पाकिस्तान की डिप्लोमेट को खुद ही नहीं समझ आता वो क्या करें, वो तो कंफ्यूज ही हो गए हैं। पहले जिस पाकिस्तान को यूएस और चाइना के बीच में एक फ्रेंडशिप का ब्रिज की तरह पोज किया जाता था 1970s में, आज वही पाकिस्तान को समझ नहीं आता कि वो इस साइनो यूएस कॉन्फ्रंटेशन में किसका साइड ले। अब बाजवा जो है, जो आर्मी चीफ है, उन्होंने इन डेंजर्स को काफ़ी बार समझने की कोशिश की कि हम इतना ज़्यादा जो चाइना पे ही सिर्फ अपने आप को बेट करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें कॉस्ट कर सकता है। इसीलिए उन्होंने बहुत बार यूएसए से अपने टाइज को रीबिल्ड करने की कोशिश की। लेकिन इमरान खान तो आपको पता है वो तो यही कहते हैं कि वो तो खुद को एक एंटाई अमेरिकन पेट्रियट बताते हैं, और पाकिस्तान को अपना कुछ ज़्यादा ही, चाइना को अपना कुछ ज़्यादा ही अच्छा दोस्त बताते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा जब उनको हटा दिया गया सरकार से, तब भी उन्होंने यही कहा कि ये एक सोची समझी यूएसए की द्वारा फंड की गई साजिश है। वो तो यूएसए के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा, लेकिन बाजवा जी जो है वो काफ़ी इस चीज़ को समझते थे कि वी वांट यूएसए एटलीस्ट फॉर आवर इकोनॉमी, एटलीस्ट फॉर आवर इंटरनेशनल पोजिशन। तो फिर वही इनफैक्ट इमरान खान ने तो पुतिन के पास, अभी देखा होगा जब इन्वेजन यूक्रेन की स्टार्ट ही होने वाली थी फरवरी में, तो वो तो पुतिन से मिलने चले गए थे। वहाँ इन्वेजन हो रही है, वो पुतिन के पास मिलने चले गए अपना सपोर्ट दिखाने के पाकिस्तान चाइना और रशिया के साथ खड़ा है।
तो यूएस का जो इंटरेस्ट है वो वैसे भी अब पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपको पता है यूएस से बिल्कुल भाव नहीं देता। क्यों? क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में वो लोग थे, उनकी ट्रूप्स थी, तब तक हाँ ज़रूरी था पाकिस्तान का साथ कहीं ना कहीं मीडिएट करने के लिए अफगानिस्तान में। लेकिन अब तो वो अफगानिस्तान से भी चले गए, अब तो वैसी ही कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की। तो फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बाजवा जी ने अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत रिफॉर्म करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने 2021 में, आपको पता होगा, इनफैक्ट इंडिया के साथ भी उन्होंने फरवरी 2021 में एक सीज फायर को प्रमोट किया, है ना। और जो अभी भी कहीं ना कहीं होपफुली सक्सेसफुली चल रही है अजित डोभाल के साथ, जो हमारे यहाँ के सिक्योरिटी एडवाइज़र है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके साथ बैक चैनल रूट से। तो उन्होंने अपनी तरफ से कई कोशिशें की। But one does not have to be a genius to see that Pakistan needs a fresh start and that ending the stalemate with India is a necessary part of it. पाकिस्तान को एक नई शुरुआत की बिल्कुल ज़रूरत है, और जो हमारे इंडिया के साथ इतने बुरे रिश्ते पाकिस्तान के हैं, ये एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट है उस नई शुरुआत का। कुछ कुछ स्मॉल स्टेप्स लिए जा सकते हैं डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्पेस में, जो इस क्राइसिस को जिसमें पाकिस्तान अभी है उसे ठीक कर सकता है। और इसका सबसे पहली शुरुआत होगी, अगर इंडिया से रिश्ता सही करना है, तो हर चीज़ में ये बोलना कि हम कश्मीर इशू जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक हम इंडिया से बात नहीं कर सकते, उनको ये कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट दे विल हैव टू डू दैट, क्योंकि उनकी सिचुएशन डिमांड करती है ऐसा। और पिछले 8 साल में मोदी जी ने भी अपनी तरफ से काफ़ी ऐसी कोशिशें की हैं, जबकि उन्होंने बोला है कि हाँ पाकिस्तान एक टेररिस्ट वो है, टेरर एंड टॉक्स डू नॉट गो टुगेदर, उन्होंने बोला है। लेकिन उन्होंने कहीं ही ऑल्सो हैज ऑफर्ड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू Pakistan by inviting Nawaz Sharif to his inauguration in 2014 and also traveling to Lahore on short notice in December 2015. So now that India has also shown a little bit of flexibility, Pakistan, it's high time that Pakistan also recognize that it has to change its stance. Thank you so much. If you like the video, please like the video, share it with your friends, and also subscribe to the channel. Thank you.